वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले हम अपने लास्ट लेक्चर को एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देंगे। तो हमने देखा था कि हिस्ट्री को दो डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया था, प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड में। प्री हिस्टोरिक वो पीरियड था जब हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं थे, और हिस्टोरिक वो पीरियड जिसमें हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल थे। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक और ब्रांच जोड़ी गई, प्रोटो हिस्टोरिक। मीन्स वो वाला टाइम पीरियड जब हमारे पास उस टाइम के एविडेंसेस तो हैं, रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें डिसाइफर नहीं किया गया। इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। देन एनिशिएंट हिस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया, स्टोन एज, चालकोलिथिक एज एंड आयरन एज। देन आयरन एज के बाद वैदिक, लेटर वैदिक, महाजनपद, मौर्याज, गुप्ताज एंड वर्धना, इसे एंशियंट हिस्ट्री में रखा। देन मिडिवल को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अर्ली मिडिवल इंडिया, देन सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड। इसी तरीके से मॉडर्न इंडिया को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल। देन हमने देखा था हिस्टोरिकल सोर्सेज, और हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमारे पास दो टाइप के हिस्टोरिकल सोर्सेज थे, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज में हमने फर्दर देखा था दो टाइप्स के लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास, इंडिजीनियस एंड फॉरेन। इंडिजीनियस में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स थे, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति में हमने देखा था फर्दर हमारे पास वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद और आर्यणकास, ये सोर्सेज थे। और स्मृति में हमारे पास क्या क्या सोर्सेज थे, वेदांगास, स्मृतिज, इपिक्स, महाभारत एंड रामायण और पुराणास, ये सोर्सेज थे हमारे पास स्मृति के। देन फॉरेन सोर्सेज क्या थे हमारे पास, राइटर्स, जो फॉरेन राइटर्स इंडिया आए थे तो उन्होंने जो लिखा वो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास अवेलेबल थे इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स। देन इंस्क्रिप्शन में भी हमारे पास क्या क्या था, इंडियन इंस्क्रिप्शन थी और फॉरेन इंस्क्रिप्शन थी। कॉइन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हमने देखे थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, देन इंडो बैक्ट्रियन कॉइन्स थे, स्काइथियन कॉइन्स थे, गुप्ता कॉइन्स थे। हर एक डायनेस्टी के अपने कॉइन्स थे। देन मॉन्यूमेंट्स में हमारे पास टेम्पल्स हैं। देन हमने ह्यूमन एवोल्यूशन देखा था। ह्यूमन एवोल्यूशन में हमने मेनली चार स्टेज देखी थी, एस्ट्रेलोपिथेकस, देन फर्दर होमो इरेक्टस, देन होमो नेंडरथैलेंस एंड क्रो-मैग्नन। ये हमने ह्यूमन एवोल्यूशन के ब्रीफ फ्लो चार्ट डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़ा था स्टोन एज, और स्टोन एज में हमने जनरली देखी थी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इसको, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। देन फर्दर पैलियोलिथिक की तीन ब्रांचेस थी, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड देन अपर पैलियोलिथिक। फिर मेसोलिथिक में भी ऐसे हमने देखा, और नियोलिथिक में भी इनके सबके हमने टूल्स देखे थे, उस टाइम के ह्यूमन लाइफ कैसी थी और इनकी इम्पॉर्टेंट साइट्स, ये हमने डिस्कस किया था कल हमारे लास्ट वाले लेक्चर में। चालकोलिथिक का मीनिंग होता है, चालको मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो ये वो टाइम पीरियड था जब ह्यूमन बींग्स ने कॉपर फाउंड किया और कॉपर का यूज़ स्टार्ट किया। उसके बाद का जो टाइम था उसे कहा गया चालकोलिथिक एज। और चालकोलिथिक एज में क्या था कि इंसान पूरी तरह से कॉपर पे डिपेंड नहीं था, वो अभी स्टोन टूल्स अभी भी यूज़ कर रहा था, स्टोन के टूल्स अभी यूज़ करना कंटिन्यू रखा हुआ था, इसलिए मिक्स्ड यूज़ हो रहा था कॉपर का और स्टोन का, इसीलिए इसे कहा गया चालकोलिथिक एज। लेकिन चालकोलिथिक एज की बात करें तो ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट रहा है, साउथ इंडिया में चालकोलिथिक एज नहीं था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में स्टोन एज के बाद चालकोलिथिक एज आता है एंड उसके बाद आयरन एज आती है। बट अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो यहाँ पे स्टोन एज के बाद डायरेक्टली आयरन एज स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे चालकोलिथिक एज एब्सेंट है। चालकोलिथिक एज जो है इतना लंबा पीरियड था, 3500 BC से लेकर 1000 BC तक का। तो ये इतना लंबा टाइम पीरियड जो इसे 3 सब फेज में डिवाइड किया गया। प्री हड़प्पन एज जो 3500 से 2500 BC तक रही,
देन हड़प्पन एज 2500 से 1750 BC तक, और पोस्ट हड़प्पन एज 1750 से लेकर 1000 BC तक। देखिए प्री हड़प्पन एज में क्या हुआ कि यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर ख़त्म हो रहा था, जो नियोलिथिक एज थी वो ख़त्म हो रही थी और हड़प्पन एज स्टार्ट हो रही थी। इसी के बीच का जो टाइम था उसे प्री हड़प्पन एज कहा गया। इस टाइम पे इंसान जहाँ जहाँ पे रहता था वहाँ पे उसका एक अपना लाइफस्टाइल रहा होगा, अपनी फीडिंग हैबिट्स रही होंगी, और यही जो उसका वहाँ पे एक जो सोसाइटी थी, तो इस सारे प्रोसेस को कहा गया कल्चर। तो उस टाइम पे जहाँ जहाँ इंसान रहता था वहाँ वहाँ के जगह के नाम पे वहाँ पे एक कल्चर का नाम दे दिया गया। जैसे प्री हड़प्पन स्टेज की बात करें तो यहाँ पे 4 कल्चर डेवलप हुए जिन्हें हम सिंपली याद रखते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNQ, और इसका टाइम पीरियड था 2500 BC से लेकर 1750 BC तक का। इंदस वैली सिविलाइजेशन जो वो इंदस और सरस्वती रिवर के किनारे थी, तो इसलिए इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। लेकिन इसके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाए या इंदस वैली सिविलाइजेशन या इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो इसलिए इस पे एक कॉन्सेंसस बनाया गया कि जहाँ पे फर्स्ट जो साइट डिस्कवरी हुई थी हड़प्पा, उसी के नाम पे इसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका नाम दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसकी साइट्स की बात करें तो ये वेस्ट में सुतका गंदौर, और ईस्ट में आलमगीरपुर, नॉर्थ में मांडा, और साउथ में दीमाबाद, ये इसके इतने एरिया में फैला हुआ था। जम्मू कश्मीर, यूपी, महाराष्ट्र और बलूचिस्तान तक इस एरिया में इंदस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। देन पोस्ट हड़प्पन एज, तो ये 2000 से 1000 BC तक का जो टाइम था उसे पोस्ट हड़प्पन एज कहा गया। और इस टाइम पे इंसान जो था वो, और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम तक इंसान जो था वो काफ़ी इंडिया के लगभग सब एरिया तक पहुंच गया हुआ था, और ये अपना गैंगटिक प्लेन्स, डेक्कन पेनिनसुला और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इस पूरे एरिया में इंसान पहुंच गया था। तो जहाँ जहाँ पे वो रहा है वहाँ वहाँ पे जो कल्चर डेवलप हुआ है उसे नाम दिया गया वहाँ की जगह के नाम के अकॉर्डिंग कल्चर्स के। तो पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी सारे कल्चर्स डेवलप हुए जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे आहार या बानस कल्चर, पायथा कल्चर, सवाल्डा कल्चर, चिरंड कल्चर, प्रभास कल्चर, नवेदा टोली या मालवा कल्चर, जोरवे कल्चर और रंगपुर कल्चर। तो ये जहाँ जिस एरिया में था उसी के उस पर नाम, जैसे आहार कल्चर जो था ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में था, कयाथा कल्चर वेस्टर्न मध्य प्रदेश में था, सवाल्डा कल्चर वेस्टर्न महाराष्ट्र में था, चिरंड बिहार में, प्रभास साउथ वेस्टर्न गुजरात में, नवेदा वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, जोरवे वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और रंगपुर में ही। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे कल्चर डेवलप हुआ वहाँ वहाँ की जगह के नाम पे इस कल्चर को भी अपना नाम दे दिया गया। तो चालकोलिथिक एज के बाद चले अब पढ़ते हैं आयरन एज। तो जब चालकोलिथिक एज ख़त्म होती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट होता है उसे कहा गया आयरन एज, क्योंकि इस दौर में इंसान ने आयरन की डिस्कवरी कर दी थी, उसे आयरन मिल गया था। और ये एज रहती है 1000 से लेकर 500 BC तक का टाइम पीरियड। आयरन एज को फर्दर 3 सब एजेस में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट सब एज जो 1300 से लेके 1000 BC तक रहती है, दूसरी सब एज जो थी वो 1000 से 800 BC तक, और तीसरी सब एज 800 से 500 BC तक। देखिए आयरन एज में 3 कल्चर डेवलप हुए। सबसे पहले पढ़ें पेंटेड ग्रेवेयर, इसमें पॉटरी पे डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो ये 1000 से 600 BC तक रहा, और ये नदर्न इंडिया में था। पेंटेड ग्रेवेयर का जो कल्चर जो था ये हमारे नदर्न इंडिया में देखा गया। देन नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ये भी नॉर्थ इंडिया में ही देखा गया। नदर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, इसमें जो पॉटरी थी वो ब्लैक साइल से बनाई जाती थी और उसके ऊपर पेंटिंग की जाती थी। तो ये भी नदर्न इंडिया में देखी गई। देन तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कल्चर ऑफ आयरन एज जो था मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ मीन्स, मेगा मीन लार्ज एंड लिथ मीन स्टोन। ये मेगालिथ कल्चर जो था ये इंडिया के साउदर्न पार्ट में देखा गया था, साउथ इंडिया में प्रेजेंट था। और इस कल्चर में क्या किया जाता था, बड़े बड़े स्टोन्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे, या तो ग्रेव्स के ऊपर
कवर करने के लिए, या फिर ग्रेव्स के पास बड़े बड़े स्टोन्स को खड़ा कर दिया जाता था। हालांकि इस टाइप के जो कल्चर जो था वो कश्मीर में भी देखा गया, लेकिन मोस्टली ये जो मेगालिथ कल्चर जो है वो साउथ इंडिया में ही देखा गया है। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें मेगालिथ की, तो वो भी हमें जो ब्रह्मागिरी, मस्की, पोरकल्लम, अडिचंचलोर और नागार्जुनकोंडा, ऐसे ये सारी की सारी साइट्स जो हैं ये सदर्न इंडिया में ही है। तो ये था चालकोलिथिक कल्चर। और उसके बाद हमने पढ़ा आयरन एज और आयरन एज के सब फेजेस, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर रहा मेगालिथ कल्चर। You said never let me go.